नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले ग्लोबल मार्केट चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले एशियाई बाजारों पर भी नजर डालेंगे। उसके अलावा एफआईडीआई और भारतीय बाजारों में किस तरह से ट्रेड करें और आज क्या तस्वीर रहने वाली है, कौन कौन सी खबरें छाई रहने वाली है, और ब्रोकरेजेस हाउसेस के साथ साथ कमोडिटी चेक भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एशियाई बाजारों की। यहाँ दबाव नजर आ रहा है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें 30 अंक गिरकर 19,400 के पास नजर आ रहा है, लेकिन जापान और चीन के बाजार ऊपर नजर आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत रहे हैं, यूरोप के बाजार की तस्वीर कैसी है, जानने के लिए रुक करेंगे विश्व मोहन का। लेकिन नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ पूजा त्रिपाठी भी है। गुड मॉर्निंग पूजा। चलिए सीधा रुक करते हैं विश्व मोहन का। विश्व मोहन, ग्लोबल मार्केट के संकेत कैसे हैं, क्या तस्वीर है यूरोप के बाजारों? देखिए, सबसे यूरोप की बाजारों की अगर बात करें तो कल मिला जुला कारोबार दिखा था। जर्मनी के बाजार को छोड़कर ज्यादातर यूरोपीय बाजारों पर कल दबाव दिखा था। दबाव इन्फ्लेशन के जो नंबर वहां पे यूरोजोन के आए थे वो अनुमान से ज्यादा थे। हालांकि जुलाई के ही लेवल पर स्थिर है, लेकिन जो यूबीएस से जो उम्मीद थी प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट स्विस के एक्विजिशन के बाद लग रहा था कि वहां पर दबाव दिखेगा, लेकिन अनुमान से काफी बेहतर मुनाफे दिखे। वो एक अच्छा सपोर्ट था यूरोपियन मार्केट के लिए, और 6% से ज्यादा की तेजी हमने यूबीएस के शेयर में देखी भी। अमेरिकी बाजारों की बात करते हैं तो फ्यूचर्स से तो फ्लैट संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कल ऊपरी लेवल से काफी दबाव दिखा डाउ जोन्स S&P 500 में, लेकिन नैस्डैक ग्रीन जोन में बंद होने में कामयाब रहा। टेक शेयरों से वहां पर सपोर्ट मिला। लेकिन जो कल जो डेटा थे पीसीई के, पर्सनल कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वहाँ के जो डेटा थे वो अनुमान से थोड़े के आसपास ही दिख रहे थे। मंथली आधार पर 0.2% की और जो सालाना आधार पर 4.2% की, वो इनलाइन ही कह सकते हैं। लेकिन आज बाजार की सबसे ज़्यादा नजर आएगी नॉन फार्म पेरोल की। जो जॉब की रिपोर्ट आएगी अगस्त के महीने की, वो कैसी रहती है उस पर पूरे दुनिया की नज़र है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोजली अगर कोई फेड अगर देखता है तो उस आंकड़े की देखता है कि लेबर मार्केट के स्ट्रेंथ का उससे पता चलता है। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो मिलीजुली शुरुआत हुई है निक्केई में। जापान के बाजार में आज लगातार 5वें दिन तेजी है। चाइना में भी हल्की तेजी दिख रही है। बाकी बाजार भी फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो एक दायरे में कह सकते हैं वही संकेत मिल रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल, जो इंडियन मार्केट के लिहाज से काफी अहम है, कल $2 दाम बढ़ गए थे। $87 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। अब खबर यह आ रही है कि ओपेक प्लस की जो उत्पादन की जो समय सीमा है उसे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। 103.5 के ऊपर डॉलर इंडेक्स आ गया है। बॉन्ड यील्ड स्थिर है, 4.1% के आसपास है। तो ये कुछ मिक्स से संकेत आ रहे हैं। बाजार सपाट है। अब देखते हैं, अहम ट्रिगर है फ्रेश जो क्यूज आने वाले इकोनॉमिक क्यूज, उस पर पूरी दुनिया भर की नजर है। जो नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े यूएस में आ जाएंगे, उसके बाद बाजार नया क्यूज लेगा, और किस तरह के फिर बयान आते हैं फेड की तरफ से, उससे बाजार अगली दिशा तय करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं वो कुछ मिले जुले हैं। कल हमने थोड़ी टेक्निकल मुनाफा वसूली ज़रूर देखी, लेकिन अगर ओवरऑल अगस्त की बात करें तो वीकनेस ही थी। तीनों ही इंडाइसेस में नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला। पीसी आंकड़े, जैसा कि अभी आपको विश्व मोहन बता रहे थे, जिसको कि फेड काफ़ी कीनली वॉच करता है, वो अनुमान के मुताबिक ही आया। आज अगस्त पेरोल के आंकड़े आएंगे, और इन आंकड़ों को देखते हुए अब कहीं ना कहीं लग रहा है एक बड़ा खेमा अब ये कह रहा है कि फेड जो है वो ब्याज दरों को आने वाले समय में अब होल्ड की तरफ लेके जा सकता है। बढ़त का जो दौर था वो जल्द ही खत्म होने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसमें एटलांटा फेड प्रेसिडेंट बॉस्टिक के भी बयान आए हैं। उनका भी कहना था कि अब शायद और टाइटनिंग देखने को ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईजिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि नरम रुख शुरू हो जाएगा। वेट एंड वॉच करेंगे, डेटा को देखेंगे, और सितंबर में शायद एक हाइक देखने को मिले, लेकिन उसके बाद एक बड़ा तबका यही कह रहा है कि उसके बाद शायद फेड पॉलिसी रेट्स को होल्ड करे। तो उसी का असर हम बाजार पे देख रहे हैं। आज भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा आएगा जिस पर की नजर होगी, पेरोल आंकड़े की, कितनी नई नौकरियां जुड़ी हैं उसको देखते हुए अब बाजार आगे की चाल और दिशा तय करेगा। तो कुल मिलाकर काफी मिले जुले क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद हम भारतीय बाजारों पर रणनीति भी समझेंगे। संस्थागत निवेशकों की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईज ने 2,970 करोड़ की बिकवाली की है।
डीआईआईज ने कैश मार्केट में 4,382 करोड़ की खरीदारी वो करके गए कल के दिन। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 2,490 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज ने खरीदारी की है 6,266 करोड़ की। ये खरीदारी का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ एफआईआईज तो बिकवाली करके गए, लेकिन डीआईआईज की तरफ से, घरेलू निवेशकों की तरफ से एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए, अब अगस्त सीरीज तो खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव नोट पर हमने देखा अगस्त सीरीज की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। अब आज से नई सीरीज, नए महीने की शुरुआत होगी और किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए कल की कमजोरी के बाद, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कल एक्सपायरी तो काफी वीक नोट पे हुई थी, बाजार अनुमान कर रहा था 19,300 से 400 के बीच, लेकिन 19,300 के नीचे क्लोजिंग हुई निफ्टी की और बैंक निफ्टी में भी 44,000 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है। अब आज से जो सितंबर सीरीज की शुरुआत हुई है उसमें क्या करें, किन लेवल्स को वॉच करें और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस सीरीज से? गुड मॉर्निंग। देखिए, कल वीक नोट पे बाजार बंद हुआ है, बट अगर आप सितंबर सीरीज की एक्सपेक्टेशन बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट शुड क्लोज ऑन अ हाई नोट, बिकॉज एफआईआईज का भी आप देखिए तो शॉर्ट पोजीशन कट रही है डेरिवेटिव्स में, और फेड भी अभी इतना हॉकिश नहीं रह सकता। अगर और हॉकिश रहेगा और रेट हाइक करता जाएगा तो रिसेशन में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसको रेट कट करना है, और चाइना ने भी रेट कट करना चालू कर दिया है क्योंकि उनकी इकोनॉमी अभी वीक होती जा रही है। तो वो मार्केट के लिए एक इमीडिएट बूस्टर की तरह एक्ट करेगा। कहीं ना कहीं डेटा ऐसा आएगा कि फेड को थोड़ा सा डविश बनना पड़ेगा और वो बाजार के लिए इमीडिएट अपसाइड प्रेशर क्रिएट करेगा। टेक्निकली अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट आता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है 41,100 के आसपास। अभी 43,900 चल रहा है। कल एमएससीआई के हिसाब से वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी बाजार में, इसलिए टेक्निकल पिक्चर क्लियर नहीं होता। बट ये बाय सपोर्ट, ये सपोर्ट जोन ही है बाजार के लिए। 44,000 से 43,100 सपोर्ट जोन है बाजार के लिए, और निफ्टी में सपोर्ट जोन है 19,250 से 18,800। ये बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से खरीदारी करें। एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर की साइड ही बाजार निकलेगा। मेटल्स में तेजी हो सकती है फेड के डविश होने की वजह से, तो वहाँ पे भी तेजी देखी जा सकती है। तेजी हो सकती है, उम्मीद कर सकते हैं आज। लेकिन कौन कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड करना चाहिए, किस तरह की रणनीति होगी, कौन कौन से पिक्स आपके हैं? मैंने ऑटो सेक्टर से एक स्टॉक चुना है, बहुत बुलिश पैटर्न बन रहा है इसमें। मारुति को बाय किया जा सकता है 10,003 रुपीज में, और स्टॉप लॉस रहेगा 9,500, टारगेट रहेगा 10,540 से 11,000। बहुत टाइम बाद मारुति में ब्रेकआउट आ सकता है और मार्केट लीडर की तरह बिहेव करेगा ये। और एचडीएफसी लाइफ एज अ सेफ्टी स्टॉक, जहाँ पे बाजार में वॉलेटिलिटी है, इंश्योरेंस स्टॉक एज अ सेफ्टी स्टॉक एक्ट कर रहे हैं, तो उसे 645 में बाय किया जा सकता है। 615 का रहेगा स्टॉप लॉस और 700 से 750 का रहेगा टारगेट। ठीक है, थैंक यू आदित्य आपका समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। मारुति एचडीएफसी लाइफ पर नजर रखिए, आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे। ओवरऑल आदित्य का कहना है कि सितंबर सीरीज की शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है और ओवरऑल एक पॉजिटिव सीरीज नजर आ रही है सितंबर के लिए अगर बात करें तो। अब आगे बढ़ते हैं और आज के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स जो ब्लॉक डील्स हुए इंपॉर्टेंट, उनके अब्जॉर्प्शन है उसके ऊपर फोकस करते हैं। और याद रखिए अगस्त के महीने में 65,000 से ज़्यादा की जो है सेलिंग देखने मिली है ब्लॉक डील्स जरिए। अब बात करें सोलह विनियार्ड्स की, तो यहाँ पे सोसाइटी जनरल मॉर्गन स्टैनली ने अब्जॉर्ब किया है। सेलर थे पी वर्लिन इन्वेस्ट एशिया, लगभग 13% स्टेक की बिकवाली की है, जिसका वैल्यू 513 करोड़ पे आता है। मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज की बारे में बात करें तो प्रेम जी इन्वेस्टमेंट और एक और पी फर्म ने जो है लगभग 12% स्टेक 1207 करोड़ के जो है ओवर वैल्यू में जो है बेचे गए हैं। लेकिन याद रखिए जो बायर्स हैं वो फिडेलिटी ग्रुप, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज में भी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट
अथॉरिटी और डीएसपी म्यूचुअल फंड ने जो है बाइंग की है। जो सेलर थे वो टीएएफडीआई इन्वेस्टर्स थे, एक टाइप की पी फंड है, लगभग 9% स्टेक की बिकवाली की है, जिसका जो मार्केट वैल्यू है 420 करोड़ का आता है। एसीसी की बात करें तो बीएनपी पारिबास ने ऑलमोस्ट 1.2% स्टेक की एक्विजिशन की है। वहीं न्यूलैंड लैब्स में बीएनपी पारिबास ने जो है ऑलमोस्ट 0.5% स्टेक की बिकवाली की है। बालाजी अमाइंस के जो है लेट नतीजे जो है अनाउंसमेंट आए हैं Q1 नंबर्स के, पर वो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू लगभग 35% का गिरावट आया है और मार्जिन्स में भी जो है बड़ी जो है गिरावट देखने मिली है। मॉयल के बारे में बात करें तो उनके जो फेरो ग्रेड के अक्रॉस द सेगमेंट जो प्राइसेस हैं वो 3.5% की बढ़ोतरी की है। वहीं गुजरात गैस के बारे में बात करें तो उन्होंने जो है अपनी मोरबी के कस्टमर्स के लिए प्राइसेस को बढ़ा दिया लगभग ₹2.5 प्रति यूनिट से ज़्यादा, यानी कि थोड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकती है। जीनस पावर को 2250 करोड़ का लगभग एक स्मार्ट मीटर्स का ऑर्डर आया और अभी जो करंट ऑर्डर बुक है वो लगभग 11,000 करोड़ रुपए का है, तो स्टॉक में तेज़ी देखने मिल सकती है। और अगर ऑर्डर थीम की बात कर रहे हैं तो आईटीडी सीमेंटेशन को भी जो है लगभग 3,300 करोड़ का ऑर्डर जो है मरीन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया है। यथार्थ हॉस्पिटल का आज लॉक इन खुलने वाला है, लगभग 4% इक्विटी जो है बाजार में आने वाली है। इथॉस जो है आज QIP की फंड रेज जो है उसको कंसिडर करने वाला है। और इम्पोर्टेंटली आयशर मोटर्स का जो रॉयल एनफील्ड है का ब्रांड है वो वहाँ पे बुलेट 350 करके मोटरसाइकिल की आज लॉन्च होने वाली है। आखिर में मैं बात करूँगा ग्लैक्सोस्मिथ फार्मा का, जहाँ पे कंपनी ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर जो स्टेट टैक्स के होते हैं वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं सर्च स्टार्ट कर दिए प्रेमिसेस में, हालांकि कोई ऑपरेशंस में रुकावट नहीं देखने मिल रहा है। और HFCL में भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है QIP जरिए लगभग 350 करोड़ रुपए रेस करने के लिए और QIP प्राइस है 69 रुपीज़ पर शेयर है। इंपॉर्टेंट अलॉटीज जो इस QIP इशू में आए हैं वो इंक्लूड करते रिलायंस वेंचर, क्वांट म्यूचुअल फंड और सोसाइटी जनरल। बिल्कुल सुलह विनयार्ड और बहुत सारी खबरें जो शरद ने बताई। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिन भर बहुत सारी खबरें छाई रहने वाली हैं जिस पर फोकस रखना होगा। चलिए, आशीष चौहान ने कहा है कि GDP के आंकड़े शानदार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। The first quarter GDP numbers for the financial year 23-24 have been released. The GDP growth rate has come out at 7.8%, which is a stupendous growth rate. With this, India has become the fastest growing large economy in the world. US numbers have been around 2%. China is also expected to be in similar range and cooling down. India is now basically going to be the engine for world's growth. And this quarter, the services sector has grown more than 10%, which has been, in a way, the center of growth for India for quite some time. And also the investments is at 35% overall. I think India is building for the future so that faster and faster growth can be achieved. बिल्कुल, तो ये थे NSE के MD और CEO आशीष चौहान GDP ग्रोथ पर अपनी राय देते हुए, अपने कमेंट्स देते हुए। हम आपको बता दें कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले हैं इस बार। अप्रैल जून के बीच की बात करें यानी कि पहले तिमाही में GDP ग्रोथ 6.1% से बढ़कर 7.8% आई है, जो कि पिछले 4 तिमाहियों में सबसे तेज ग्रोथ देखने को मिली। सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस बार आई है, तो GDP ग्रोथ में एक बढ़िया रफ्तार देखने को मिली है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर आंकड़ा था, 6.1% से बढ़कर 7.8%। और हम आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले आशीष चौहान उसी के बारे में बात कर रहे थे कि GDP ग्रोथ की जो रफ्तार है वो अगर बाकी इमर्जिंग इकोनॉमी और US से कंपेयर करें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी इस वक्त भारत की नज़र आ रही है इस चुनौती भरे ग्लोबल माहौल में भी। तो ये कुछ पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पर, और GDP के आंकड़े काफ़ी शानदार रहे, इसके बारे में थोड़ा अपडेट आपके लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर कहाँ नज़र रखें ये समझ लेते हैं। हमारे साथ मनोज कुमार जैन जुड़ चुके हैं। मनोज जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। कैसे ट्रेड करें आज सोने चांदी को? गुड मॉर्निंग। सोने चांदी में कल मुनाफा वसूली देखने को मिली थी जब डॉलर इंडेक्स निचले स्तरों से रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया था। आज US की जॉब रिपोर्ट्स आना है और उसके चलते मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर सकता है।
सोने और चांदी में आज कोई भी रणनीति बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यूएस की जो जॉब रिपोर्ट है वो एक डायरेक्शनल रहेगी सोने और चांदी के लिए आने वाले दिनों के लिए। लेकिन यहाँ पे बेस मेटल्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल जो चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर थे वो उम्मीद से थोड़े बेहतर थे और एक अच्छा कंसोलिडेशन जो है बेस मेटल ने पिछले दिनों में दिखाया है। तो ऐसे में यहाँ कॉपर में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आती है सितंबर वायदा में 732 733 के स्तर पर। 728 के स्टॉप लॉस से यहाँ बाइंग की रणनीति बना के चले, ऊपर में 739 और 742 तक के लक्ष्य यहाँ रख करके चलना चाहिए। वहीं कच्चे तेल में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन में कटौती लगातार जारी है। साथ ही जो यूएस ईआईए का वीकली इन्वेंट्री रिपोर्ट आया था, वहां यूएस में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में 10.6 मिलियन बैरल की गिरावट देखने को मिली थी। ओपेक प्लस की तरफ से आगे भी उत्पादन कटौती जारी रखने की बात कही जा रही है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है कच्चे तेल के लिए। चाइना की तरफ से भी ग्रेजुअली जो है स्टिमुलस आते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा मानना है कि यहाँ WTI की जो कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $86-87 के जो लेवल से वो टेस्ट कर सकती है। भारतीय बाजारों में MCX सितंबर वायदा में 6,835 के स्तर पर बाइंग की रणनीति बनाकर चलना चाहिए। 6,745 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य यहाँ पे 6,965 का इंट्राडे के लिए रहेगा। बिल्कुल। तो कच्चे तेल में तो तेजी देख रहे हैं मनोज, लेकिन मनोज समझना चाहेंगे, आपने अभी बेस मेटल को लेकर भी कुछ बताया, किस तरह की रणनीति यहाँ पर क्या करें? बेस मेटल्स में बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि जो चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स कल आए थे पीएमआई के, वो उम्मीद से थोड़े बेहतर थे। साथ ही यहाँ चाइना की तरफ से ग्रेजुअल स्टिमुलस जो है लगातार दिया जा रहा है, तो कीमतों को सपोर्ट कर रहा है। तो एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस मेटल्स में देखने को मिला है। कॉपर सितंबर वायदा में यहाँ 732 के स्तर पर आज बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए 728 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य ऊपर में 739 और 742 का रखना चाहिए। साथ ही यहाँ पे एल्यूमिनियम और जिंक में भी जो एक अच्छी रिकवरी कीमतों में देखने को मिली है, तो वहां भी जो बढ़त है वो एक्सटेंड आज के सत्र में होती हुई नजर आ रही है। एल्यूमिनियम और जिंक सभी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं मनोज। शुक्रिया इस पूरी रणनीति को समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउसेस की बात कर लेते हैं। तो कहाँ नज़र है ब्रोकरेज हाउसेस की, ये समझने के लिए रुक करेंगे पूजा का। जी पूजा, बताएं। बिल्कुल। अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टेक की, और यहाँ पर अब बैंकों को लेकर कुछ कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। वो पेयर ट्रेड देख रहे हैं। पेयर ट्रेड का मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को वो लॉन्ग करने की राय दे रहे हैं, शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को। और उसके पीछे वजह उन्होंने ये बताई कि यूनियन बैंक के वैल्यूएशंस बैंक ऑफ बड़ौदा से बेहतर नजर आ रहे हैं। फंडामेंटल भी अगर देखेंगे तो यूनियन बैंक का जो कैपिटल सिचुएशन है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। और उसी के दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा में जो उनके जो CD रेशियो हैं वो अपने पीक पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 80% के पास आसपास। इससे उनका कहना है कि ये अपने पीक पर है, तो आने वाले समय में मार्जिन को लेकर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। इस वजह से शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर। यूनियन बैंक के लिए जो टारगेट देख रहे हैं वो 107 का होगा। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की राय देख रहे हैं और टारगेट है 735 रुपये प्रति शेयर का। उनका कहना है आने वाले समय में कर्नाटका में जिस तरह की सिचुएशन हो रही है, चुनाव के पहले कुछ डिसीजन ले सकते हैं और उसके चलते कंपनी के EPS ग्रोथ पे कुछ असर आ सकता है। जेफरीज की रेजिडेंशियल और प्रॉपर्टी मार्केट पर कुछ रिपोर्ट आई हैं, जिसमें कि इनका कहना है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक और DLF प्रेफर्ड पिक नजर आ रहे हैं। EMS इंडस्ट्रीज पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से यहाँ पर तेजी भी है। डिक्सन टेक पर टारगेट बढ़ा दिया है, 4,300 से बढ़ाकर 5,050 का देख रहे हैं। और एम्बर इंटरप्राइजेज में भी टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 3,390 से बढ़ाकर 3,740 का देख रहे हैं। और इसके अलावा सिरमा, कांस और एवेलॉन पर भी उनकी पॉजिटिव रिकमेंडेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन पर आप नजर रखिए। चलिए, ये बात तो ही ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की, लेकिन अब ट्रेडिंग के लिए हाथ से आपको नज़र कहाँ रखनी है, एक एक करके आपके सामने कुछ एक्सपर्ट की कॉल्स भी रखेंगे। एंजल वन की तरफ से जो हमें व्यूज़ मिल रहे हैं उसमें पहला है हेवल्स, वहाँ पर खरीदारी करने की सलाह वो दे रहे हैं। स्टॉप लॉस देख रहे हैं 1,349 का और टारगेट है 1,430 का।
एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 261 का होगा, टारगेट सुझा रहे हैं 274 का एक्साइड इंडस्ट्रीज में। आगे बढ़ते हैं, प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है उनका मनप्पुरम फाइनेंस। कल भी स्टॉक में शानदार तेजी थी, टारगेट 160 के लिए आप अभी भी तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 152 का। और एमसीएक्स में भी हमने कल अच्छी बाइंग देखी थी, आज भी वो तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 1735 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1655 का। अब आते हैं 5 पैसा कैपिटल की तरफ से, तो यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ उन्हें अच्छा लग रहा है। सुबह हमारी आदित्य से भी बात हुई थी, उन्हें भी एचडीएफसी लाइफ पसंद आ रहा है। 666 का टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 632 का। और एम्फेसिस में भी खरीदारी करने की सलाह, 2500 के टारगेट, स्टॉप लॉस 2370 का सुझा रहे हैं। और कल हम देख रहे थे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन भी था। इसके अलावा सुबह आदित्य से जब बात हुई थी तो उन्होंने एक और स्टॉक मारुति में भी सलाह दी थी खरीदारी करने की, यहाँ पर भी आप नजर रखिए। तो आज जितने भी ट्रेडिंग कॉल्स निकल कर आ रहे हैं सभी में तेजी करने की राय एक्सपर्ट्स की तरफ से। ऑलराइट, चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और अनीता को दीजिए इजाजत। एक छोटी